दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर आपकी जरूर नजर गई होगी, आपने ध्यान जरूर दिया होगा कि हाल के कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है और उसका भी टॉप जो लीडरशिप है, वह विपक्ष के कुछ ऐसे नेताओं पर नजर गड़ाए रखती है जो अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हैं या अंग्रेजी में कम्युनिकेशन जिनका बहुत कामयाब है। थोड़ा केवल अंग्रेजी ही नहीं बल्कि ये समझदारी के मामले में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को समझते हैं, खासकर आर्थिक मामलों को, वैदेशिक मामलों को और नेशनल पॉलिटिकल जो मेजर डिस्कोर्स हैं अपने समय के, उन पर भी अच्छी समझदारी रखते हैं। ऐसे लोगों पर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व हमेशा पिछले कुछ वर्षों से आप देख रहे होंगे नजर गड़ाए रखता है। और वे नेता जो भारतीय जनता पार्टी से बाहर के हैं, यानी विपक्षी खेमे के हैं, उन पर ज्यादा नजर रहती है। और दोस्तों, विपक्ष के जो नेता ऐसे हैं जो अंग्रेजी वाले हैं, अंग्रेजी बोलना जानते हैं, और जैसा मैंने बताया कि जो नेशनल पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर, मुद्दों को लेकर जिनकी थोड़ी बहुत जानकारी है, ये तो गुण है, लेकिन एक और गुण है कि विपक्ष के ऐसे नेता जो थोड़ा ढुलमुल हो। ढुलमुल का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि जो कहीं भी हाथ पांव मार सकते हैं। ऐसे नेताओं पर बीजेपी की नजर, बीजेपी के टॉप लीडरशिप की नजर और ज्यादा रहती है। ये पिछले 2-3 सालों से हम लगातार देख रहे हैं। आपने भी इसको हो सकता है देखा हो सकता है ध्यान ज्यादा न दिया हो, और अब हो सकता है ध्यान दे रहे हो। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल जो डेलीगेशन गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, दुनिया के अनेक मुल्कों के लोगों के साथ बातचीत करने के लिए जो डेलीगेशन साथ भेजे गए हैं, उनमें अगर आप कंपोजिशन उसका देखें तो विपक्ष के ऐसे नेताओं की भरमार है। जितने विपक्षी नेता लिए गए हैं उनमें ज्यादातर, एक आध दो तीन को छोड़कर, दो को छोड़कर, ज्यादातर ऐसे नेता हैं जो न सिर्फ अंग्रेजी ठीक ठाक बोल लेते हैं, न सिर्फ उनकी राजनीतिक समझदारी नेशनल पॉलिटिकल इंटरनेशनल इश्यूज पर ठीक ठाक है, बल्कि थोड़े से ढुलमुल भी है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप समझ रहे होंगे। दोस्तों, मेरा यह कहना है कि इसके पीछे भी कारण है। दो कारण मैं केवल गिनाऊंगा। पहला कारण तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी में टॉप लीडर्स जो हैं, बड़े नेता, उनमें अंग्रेजी बोलने वालों का अकाल सा है। अब कुछ हैं अंग्रेजी जो बोल लेते हैं, अब कोई बड़ा वकील है और भारतीय जनता पार्टी का नेता भी है तो अंग्रेजी तो बोल ही लेगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो साउथ इंडिया के हैं, वो अंग्रेजी बोल लेते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के कारण उनकी उतनी अहमियत नहीं हो पाती है जितनी अगर वो नेशनल पॉलिटिकल, इंटरनेशनल, डिप्लोमेटिक तमाम इश्यूज पर अगर उनको थोड़ी बहुत समझदारी ठीक ठाक है तो उसमें ज्यादा होती है। अब आप देखिए, जो मंत्री भी बने हैं कैबिनेट में मोदी सरकार के, उसमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं, कैबिनेट के सारे मेंबरों के बीच उनकी संख्या मैं नहीं गिना रहा हूं, लेकिन टॉप पोजीशन पर जो बड़े पोर्टफोलियो संभालने वाले लोग हैं, वे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के युवा दिनों से ही छात्र या युवा दिनों से ही मेंबर कभी नहीं रहे। अब आप देख लीजिए, भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर हैं। एस जयशंकर साहब विदेश सेवा में थे, अफसर थे, बीजेपी में कभी नहीं थे, छात्र जीवन में भी नहीं थे, जहां तक मेरी जानकारी है। क्योंकि मेरे विश्वविद्यालय में जहां मैं पढ़ा हूं वहीं वो भी पढ़े हैं, तो उनकी बैकग्राउंड इतनी तो मैं जानता ही हूं कि वो आरएसएस, बीजेपी के संगठनों के साथ कभी नहीं रहे, लेकिन भारत के विदेश मंत्री बनाए गए इसी सरकार द्वारा। अब उनमें गुण गुण देखा गया होगा।
दूसरे नंबर पर मान लीजिए बहुत टॉप पोर्टफोलियो जो माना जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये भी बाई चांस उसी विश्वविद्यालय से पढ़ी हैं जहां से एस जयशंकर, और उनको भी मैं निजी तौर पे जानता हूं। जयशंकर हमसे कुछ सीनियर रहे होंगे और निर्मला जी हमसे थोड़ी जूनियर रही होंगी बैच वाइज, तो उनको भी मैं जानता हूं। वो भी आरएसएस, बीजेपी, एबीवीपी में कभी नहीं थी, खासकर जेएनयू में तो बिल्कुल नहीं थी। वो फ्री थिंकर्स में थी और शायद वहां से भी बाद में अलग हुई थी, लेकिन उनको वित्त मंत्रालय मिला। अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव इस समय तो पोर्टफोलियो की उनके यहाँ कतार लगी हुई है। तमाम बड़े बड़े पोर्टफोलियो संभालते हैं, बड़े बड़े उनके पास विभाग हैं, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं आजकल सरकार में। वो भी बाहर के हैं, ब्यूरोक्रेट थे। तो मैं ऐसे कई नाम गिना सकता हूं। लेकिन दोस्तों, जो विपक्ष के लोग इस वक्त हैं, विपक्षी नेता, अगर आप देखिए तो उनमें ज्यादातर विपक्षी नेता जो कि सरकार की नजर में हैं, वे ऐसे ही लोग हैं जो अंग्रेजी बोल लेते हैं, नेशनल पॉलिटिकल मामलों में इनकी समझदारी है और अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर बात कर सकते हैं। डेलीगेशन का ही देख लीजिए ना, 7 डेलीगेशन जो गए हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी ने जो 4 नाम भेजे थे, सिर्फ 4 नाम मांगा गया था कांग्रेस से। 4 नाम जो भेजे गए थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसमें सिर्फ एक नाम को बीजेपी की सरकार ने एक्सेप्ट किया, और वो नाम कौन था? आनंद शर्मा। आनंद शर्मा का नाम तो बीजेपी ने एक्सेप्ट कर लिया, यानी बीजेपी की सरकार ने। लेकिन जो ये गोगोई साहब, गोगोई को उन्होंने बिल्कुल नहीं स्वीकार किया। इसी तरह से जो और 2 नाम भेजे गए थे, उन पर भी सहमति नहीं बनी। एक तो पंजाब के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको नहीं एक्सेप्ट किया गया। तो कुल मिलाकर जो एक्सेप्ट किया गया नाम बीजेपी ने, बीजेपी की सरकार ने जो एक्सेप्ट किया कांग्रेस पार्टी से, वो अपनी तरफ से कुछ नेताओं के नाम उन्होंने तय कर लिए, पार्टी से बगैर सहमति लिए हुए। ये अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी मजबूरन, ताकि कोई ये ना कहे कि देश की सेवा में अगर उसके कुछ लोग सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं तो वो क्यों उनको विड्रॉ कर रही है, क्यों उनको रोक रही है। अब मान लीजिए वो नहीं रुकते तो क्या होता? तब तो उनको पार्टी से निकालना पड़ता, तो भद्द पिट जाती कांग्रेस की। तो कांग्रेस ने एक टैक्टिकल पोजीशन ली कि उन्होंने शशि थरूर को जाने दिया। शशि थरूर का चयन किसने किया? कांग्रेस ने नहीं किया, पार्टी ने किया, बीजेपी ने, बीजेपी की सरकार ने किया। इसी तरह मनीष तिवारी, मनीष तिवारी पंजाब से हैं और वो मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जैसा मिनिस्ट्री देखते रहे बड़ी यूपीए सरकार के दौरान। उनको भी बीजेपी ने तय किया, यानी बीजेपी की सरकार ने तय किया, कांग्रेस ने नहीं उनका नाम भेजा था। अब देखिए ये दोनों नेता कैसे नेता हैं? ये दोनों अगर देखा जाए तो वे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के आला कमान की कई बार आलोचना कर चुके हैं। थोड़ा ढुलमुल रहा है अप्रोच। अब मनीष तिवारी के एक जमाने में राजा अमरिंदर सिंह से बहुत बढ़िया रिश्ता था, बहुत शानदार। अमरिंदर सिंह साहब भी कांग्रेस छोड़ गए, बीजेपी में चले गए। पहले उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म तैयार किया, फिर बीजेपी में चले गए। मनीष तिवारी जी के बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन मनीष तिवारी जी ढुलमुल रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। भाई G23 जो बना था, एक ग्रुप 23 बना था कांग्रेस पार्टी में, जिसने कि सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, 2021 की बात है संभवतः। बड़ा बावेला मचा था देश में, उसमें गुलाम नबी आजाद भी थे। अब गुलाम नबी आजाद साहब आज कहाँ हैं आप जानते हैं। गुलाम नबी आजाद न सिर्फ कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, बल्कि बीजेपी से उनकी काफी निकटता है। प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, जितने बीजेपी के टॉप लीडर हैं, सरकार में टॉप लोग हैं, वे उनको बहुत पसंद करते हैं। और उसका कारण यही है कि वो एमपी नहीं है, लेकिन देखिए वो डेलीगेशन के पार्ट हैं, वो अभी विदेश गए हैं। तो दोस्तों, उसी तरह से शशि थरूर, मनीष तिवारी भी गए हैं, पार्टी ने नहीं रोका। शशि थरूर कांग्रेस को चिढ़ाते हैं, कांग्रेस आलाकमान को, बीजेपी से अपनी निकटता दिखाकर हाल के वर्षों में, हाल के समय में। और प्रधानमंत्री मोदी तो
उनके ऊपर जबकि एक जमाना था जब उनकी दिवंगत पत्नी और उन पर भी काफी बीजेपी के नेता प्रहार किया करते थे, ऐसे-ऐसे प्रहार जो बिलो द बेल्ट थे। लेकिन आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के टॉप लीडर्स शशि थरूर की प्रशंसा करते नहीं चूकते। बहुत सारे बीजेपी के जो लोग हैं, वो मानते हैं कि शशि थरूर देर सवेर उनकी पार्टी में आएंगे और केरल में वो कांग्रेस के नहीं बल्कि बीजेपी के चेहरा बन सकते हैं। मैं इस कयास में नहीं जाऊंगा कि ये बात सच है कि नहीं है, लेकिन अटकलें तो लगाई जा रही हैं। तो ऐसे नेताओं को दरअसल बीजेपी और बीजेपी सरकार का जो टॉप लीडरशिप है वो पसंद कर रहा है। उन पर नजर लगी हुई है कि ऐसे नेता उनको चाहिए। क्यों चाहिए साहब? क्योंकि आरएसएस बीजेपी की पुरानी लाइन रही है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। तो भाई साहब अंग्रेजी तो पढ़ने नहीं दिया नॉर्थ इंडिया में। तो बहुत सारे जो बीजेपी के नेता हैं, वो अंग्रेजी में थोड़ा-सा गोल हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अंग्रेजी बोलने वाले और भी लोग हैं ठीक-ठाक। लेकिन ज्यादातर लोग जो नॉर्थ इंडिया के हैं, हिंदी भाषी हैं। कुछ लोग अंग्रेजी टूटी-फूटी बोल लेते हैं। अब रविशंकर प्रसाद हैं, तो वो अच्छे वकील रहे हैं पटना हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी, उनकी अंग्रेजी और बेहतर है। वो नेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो को भी समझते हैं, तो वो डेलीगेशन के पार्ट तो बने हैं, उनको लीडर बनाया गया है। लेकिन और लोग बीजेपी में ऐसे नहीं है जिनको हर डेलीगेशन का आप बना दें लीडर, तो दूसरी पार्टियों से लिया गया है। मेंबर्स भी बहुत सारे चुने गए हैं। तो अगर आप देखिए, तो विपक्ष को तरजीह इसीलिए दी गई कि उनके पास बेहतर लोग हैं, उनके उनके पास चीजों को समझने। हालांकि डेलीगेशन जो बना है, कंपोजिशन वाइज अगर देखा जाए तो बहुत शानदार नहीं है। विपक्ष के भी लोग ऐसे भरे गए हैं जो भले ज्यादा जानते समझते ना हो, लेकिन रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि कांग्रेस पार्टी को चिढ़ाने के लिए और मुख्य विपक्षी दल जो है, और उसको बताने के लिए कि तुम्हारी भले नहीं सुनेंगे, दूसरे की सुन लेंगे। अब उदाहरण के तौर पे अभिषेक बनर्जी, राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दों पर उनकी अच्छी समझदारी है, लेकिन वैश्विक मामलों के बारे में भी अगर कहा जाए तो मैं नहीं समझता कि उनकी अच्छी जानकारी होगी। उनकी ऐसी बैकग्राउंड है। उनकी पार्टी में ही कई ऐसे लोग हैं जो उनसे बेहतर समझते हैं, चाहे सागरिका घोष हो, चाहे महुआ मोइत्रा हो, और भी बहुत लोग हैं, सीनियर लोग भी हैं। लेकिन उनको नहीं भेजा गया, अभिषेक बनर्जी को भेजा गया। यूसुफ पठान को नाम दिया था बीजेपी सरकार ने, लेकिन लड़ गई ममता बनर्जी जी, और टीएमसी लड़ गई कि नहीं साहब ये हो ही नहीं सकता। तो ममता बनर्जी और टीएमसी की बात को बीजेपी ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है जनाब, आप दीजिए अपना नुमाइंदा, हम उसको शामिल कर लेते हैं। उनका अभिषेक बनर्जी का नाम आ गया और शामिल कर लिए गए। लेकिन कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं किया गया। कांग्रेस ने जो नुमाइंदे दिए उनमें से किसी को एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट आनंद शर्मा। आनंद शर्मा जी आप जानते हैं G23 में वो भी थे। वो भी हाल के वर्षों में ढुलमुल रहे हैं। हिमाचल के चुनाव में आपने देखा होगा, बहुत सारे इश्यूज पर देखा होगा, लेकिन वो कांग्रेसी हैं, ट्रेडिशनल कांग्रेसी हैं। लेकिन प्रशंसा भी करते हैं सरकार की। अभी भी उन्होंने कहा है इस इनिशिएटिव के बारे में, उनकी पार्टी कहती है कि ये ध्यान बंटाने के लिए है, लेकिन वो कहते हैं इट्स ए ग्रेट इनिशिएटिव। आनंद शर्मा जी, तो एक अंतर है कांग्रेस की पोजीशन और आनंद शर्मा की पोजीशन में। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनको शामिल करा। ओवैसी साहब, वो तो विपक्षी हैं, बीजेपी के धुर विरोधी हैं, बयानों में जमकर विरोध करते हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन आता है वो विपक्ष पर ही पिल पड़ते हैं, विपक्ष के खिलाफ ही अभियान चलाते हैं। और जहां विपक्ष जीतने वाला होता है, विपक्ष जहां पर बीजेपी की बहुत जोरदार मुखालफत करता होता नजर आता है, वहां वो अपने भी कैंडिडेट पेश कर देते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि उनके कैंडिडेट्स जो फाइट किए किसी ऐसे राज्य में जहां उनका राजनीतिक या बड़ा सामाजिक आधार नहीं है, वहां पर उनके कैंडिडेट्स की वजह से कई बार जो मुख्य विपक्षी दल वहां के हैं, उनके कैंडिडेट्स हार गए चुनाव, बीजेपी को फायदा मिल गया। अब बिहार का 2000 आप देख लीजिए, जो पहले के वोट उनके उनके इलेक्शंस हैं बिहार के इलेक्शंस में क्या हुआ, खासकर कोसी क्षेत्र में, खासकर सीमांचल में। तो मौके के हिसाब से वो अपना काम करते हैं, और बीजेपी के साथ एक परमानेंट एंटागोनिज्म उनका नहीं है। बयान जरूर देते हैं, लेकिन वो तालमेल भी ठीक ठाक रखते हैं। और इसीलिए आप देखते होंगे कि भारत का जो मुख्य धारा मीडिया है, खासकर टीवी चैनलों के वो बहुत ही एक यूं कहा जाए कि पसंदीदा
वो एक किरदार है। हमेशा विपक्ष के नाम पर उनको जरूर बड़े चैनल, टेलीविजन चैनल जिनको टीवी पूरम मैं कहता हूं, वो उनको जरूर बुलाते हैं, उनको बहुत महत्व देते हैं। और ये अनायास नहीं है, विपक्ष के एक से एक धुरंधर हैं, लेकिन उनको उतना महत्व कहां मिलता है, लेकिन उनको मिलता है। तो मेरा ये कहना है कि विपक्ष के ऐसे नेता जो अंग्रेजी ठीक ठाक जानते हैं और जो थोड़ा सा तरीका जानते हैं कि कैसे इधर भी बोला जाए, उधर भी बोला जाए, कुछ इधर भी दिखा जाए, कुछ उधर भी दिखा जाए, तो ऐसे नेताओं पर बीजेपी और टॉप जो सरकार की लीडरशिप है वो खास तौर पे नजर रखती है कि इनको कैसे ठीक ठाक इनके साथ एक तालमेल बनाकर रखा जाए। तो दोस्तों, कोई जरूरी नहीं कि सभी लोग शशि थरूर की तरह हों, कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि सभी लोग जो है, एक जमाने में कांग्रेस के तमाम नेता जो चले गए बीजेपी में ऑल ऑफ सडन, आरपीएन सिंह है, जितिन प्रसाद है, इसके अलावा भी कई नेता गए, जहां तक मुझे याद आ रहा है मिलिंद देवड़ा गए। अब इन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं दिया, मिलिंद देवड़ा, जितिन प्रसाद मंत्री बने, और ये आपके जितने लोग इस तरह के गए कांग्रेस पार्टी, आरपीएन सिंह, माय गॉड, वो भी, सब लोग जो बीजेपी में गए एक जमाने में कांग्रेस के बहुत दुलरुआ थे, कांग्रेस आला कमान के बेहद, लेकिन चले गए एक झटके में। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो लीडर्स बहुत है, कोई जरूरी नहीं कि इनके रास्ते पर हो जाए, बिल्कुल नहीं, लेकिन इनमें कई हैं जो जा भी सकते हैं और कई हैं जो नहीं भी जाकर भी और इधर और उधर का खेल करते रहेंगे, अपने पार्टी लाइन पर, अपने आला कमान के प्रति, लीडरशिप के प्रति वो कमिटमेंट उस तरह का नहीं दिखाएंगे। और जो कमिटमेंट दिखाएगा उसको बीजेपी की सरकार, बीजेपी बीजेपी का नेतृत्व पसंद बिल्कुल नहीं करेगा, हरगिज नहीं करेगा। और इसीलिए वो मिस्टर गोगोई से बिल्कुल सख्त नाराज रहता है, उनके खिलाफ ऐसी बातें कही जाती हैं मानो वो देश प्रेमी ना हो। अब किसी के पाकिस्तान, बांग्लादेश या जापान या रूस या किसी और देश में जाने के आधार पर अगर तय किया जाए कि कौन देश प्रेमी है कौन नहीं है, उसने अमुक देश की यात्रा कर ली है इसलिए वो देश प्रेमी नहीं है, व्हाट व्हाट मतलब ये क्या कहेंगे इसको। तो लेकिन उनके साथ ऐसा किया गया। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपके सामने ये बात रख रहा था कि दरअसल दो कारण हैं बीजेपी में अंग्रेजी बोलने वालों का अकाल, ऐसे बीजेपी बोलने वालों का जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की अच्छी जानकारी रखते हों, और दूसरा कि विपक्ष को कमजोर करना, विपक्ष को कमजोर करके उन राज्यों में अपना बेस बढ़ाना जहां बीजेपी नहीं है, और ऐसे नेता उसकी मदद कर सकते हैं। अब आप नाम देख लीजिए ऐसे लोगों का, जिनके नाम मैंने कुछ गिनाए हैं, कि कैसे वो वाकई मदद कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। तो आज दोस्तों ये टिप्पणी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और हमारा चैनल आप देखते हैं, अपने दोस्तों से भी कहें कि वो देखें, सब्सक्रिप्शन का बटन जरूर दबाएं और वो बेल भी दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।